भदंत संगसेना देश के प्रमुख धर्मगुरुओं में शुमार एक नाम है। भदंत संगसेना ने महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। शुरू में भारतीय सेना में वो एक फौजी के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने अपने जिंदगी का अहम वक्त सेना में बिताया। कारगिल, लद्दाख जैसे इलाकों में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की, लेकिन उनके मन में बचपन से ही बुद्ध धम्म के प्रति गहरी आसक्ति थी। कुछ समय सेना में बिताने के बाद उन्होंने बेंगलोर के महाबोधि सेंटर में श्रमणेर दीक्षा प्राप्त की। कुछ वर्षों बाद उन्होंने उपसंपदा भी प्राप्त की। अपने गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने बेंगलोर के बाद फिर से लेह लद्दाख का रुख किया और यहाँ 200 एकड़ जमीन पर उन्होंने महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की नींव रखी। इस 200 एकड़ सेंटर के माध्यम से स्कूल, विशेषतः बच्चियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले गए। महाबोधि करुणा चैरिटेबल हॉस्पिटल, महाबोधि ओल्ड एज होम, मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास भंते संगसेना निरंतर कर रहे हैं। भंते संगसेना जी ने शुरू से शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त कई युवक युवतियां आज देश विदेश में स्थापित हो चुके हैं। लेह लद्दाख में साल में 8 महीने बर्फ जमा होता है, इसलिए यहाँ पेड़ पौधे नहीं होते। लेकिन भंते जी ने इस धारणा को बदल दिया और आज इस 200 एकड़ सेंटर में मानवीय विकास के साथ साथ निसर्ग का भी समतोल बना हुआ है। हरे भरे पेड़ बगीचे आपका मन मोह लेते हैं। भंते संगसेना जी लद्दाख के लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। संकट का कोई भी समय हो, चाहे वो नैसर्गिक आपत्ति या कोरोना, महाबोधि मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाती है। भंते संगसेना के कारण लद्दाख में पहली बार राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू स्थापित हुआ। डॉक्टर हर्षदीप कांबले IAS, इनके द्वारा इस स्टैचू को डोनेट किया गया था। भंते जी जल्द ही इस जगह डॉक्टर अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। भंते संगसेना जी देश विदेश में भ्रमण करते हैं और बुद्ध धम्म की शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराते हैं। इसके साथ सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ वो वैश्विक शांति का संदेश भी देते हैं। आज के व्यू मेकर्स में भंते संगसेना जी से खास बातचीत। आवाज इंडिया टीवी के व्यूज मेकर्स इस विशेष शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ पूज्य भंते संगसेना जी हैं। भंते जी वंदामी, स्वागत है आपका। भंते जी के आज हम संवाद करेंगे, उनके लाइफ एंड मिशन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उनका जो मैसेज है ह्यूमैनिटी के लिए इसके बारे में जानेंगे और उनके जीवन का जो पूरा चक्र है, जिस तरह से उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों में एक बदलाव लाने की कोशिश की है, इस बारे में हम जानेंगे। हम शुरुआत करते हैं भंते जी। भंते जी, मेरा सबसे पहले सवाल है कि आपके मन में ये जिज्ञासा, ये चाहत, ये समझ कैसे आई कि आपको भंते जी बनना चाहिए और आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए? क्या वो वजह थी, क्या वो ऐसा एक समय था कि जिससे आपको प्रेरित किया कि आपने त्रिरत्न की सेवा करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए? सबसे पहले तो अमन कामले जी, आवाज़ टीवी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें एक बैठ कर के डिस्कस करने का अवकाश आपने दिया है। जी, ये जो प्रश्न आपने पूछा है वो मेरे लिए नया नहीं है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि पहले आप इंडियन आर्मी में सर्विस करते थे, वो छोड़ कर के उसका जस्ट अपोजिट है ना, लाइफ ऑफ ए सोल्जर एंड लाइफ ऑफ ए भिक्षु तो अपोजिट है। हाँ, तो कैसे हुआ, ये प्रश्न काफ़ी लोग ने पूछा है। तो इसका उत्तर मैं समझता हूँ कि पिछले जन्म का कुछ लेन देन है। जन्म से, बचपन से मुझे मेरे मन में बहुत से प्रश्न आते थे लाइफ के बारे, जीवन के बारे में, ये दुनिया में क्या क्या फ़र्क, इतने भिन्न भिन्न फ़र्क क्यों है? कोई रिच है तो कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत विद्वान है, कोई विद्वान नहीं है। इस तरह के से प्रश्न आते थे। इनमें किसी को प्रश्न पूछ नहीं सका। प्रश्न पूरे तो लोग हंसते हैं, क्या पूछ रहा है तुम,
पागल हो गए क्या, इस तरह से लोग सोचते हैं। तो फिर ऐसे करते मैं बड़ा हुआ। मैं एक गाँव तिमेसगाम बोल के गाँव, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा फैमिली है ना, ट्रेडिशनल डॉक्टर फैमिली का थे। मेरे पिताजी ट्रेडिशनल डॉक्टर फैमिली। तो वहाँ लद्दाख में पहला स्कूल ले में खोला था, फर्स्ट स्कूल। फिर सेकेंड स्कूल जो है हमारे गांव में खोले थे। हमारे गांव वन ऑफ द बिगेस्ट विलेज है लद्दाख में। तो जब मैं 6-7 साल के हो गए तो मेरे माता पिता स्कूल भेजना चाहते थे, और मैं भी बहुत उत्सुक था स्कूल जाने के लिए उत्सुक था। तो उन्होंने भेजा। तो उस वक्त स्कूल बोला तो कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लासरूम बोल के बेंचेस टेबल कुछ नहीं, अच्छा। जस्ट ज़मीन पर बैठ के, अगर आप फॉर्चुनेट है तो आपके पास वुडन स्लाइड्स होगा, फिर हमें अपने से इंक बनाना पड़ेगा वो मिट्टी से, और हम अपने से वो पेन बनाना पड़ेगा, और वुडन स्लाइड पे लिखना है। ये कब का समय था? ये तो अर्ली 60 में ना। हाँ जी। तो ऐसे किया। मैं स्कूल में बहुत उत्सुक था, लेकिन अनफॉर्चुनेट 1 साल के बाद हम लोग बोलते हैं हाफ क्लास, जो नर्सरी में ही मुझे 1 साल के बाद फेल किया गया। मेरा टीचर आके बोला तुम फेल हो गया और 1 साल नर्सरी में रहना है। तो मैं तो विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो क्लासमेट थे उनसे अच्छा मैं करते थे। हर कई चीज़ में मैं उनसे आगे था। तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं सोचा मेरा टीचर मजाक कर रहा है। तो 1 हफ्ते के बाद वो टीचर आके बोला तुम सचमुच में फेल हो गया, तुमको अलग होना पड़ेगा, तुम इनके साथ रहना पड़ेगा। मैं देखा छोटे छोटे बच्चे नोज रनिंग। फिर मैं समझ गया ये टीचर मजाक नहीं कर रहा है। फिर घर में वापस आया, माताजी को बोला माताजी आई एम नाउ ग्रेजुएटेड, मेरा विद्या खत्म हो गया, ख़त्म कर दिया, कल से मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बोला क्या हुआ। तो मैंने ये सब बताया कि देखिए हमारा टीचर ने मुझे फेल कर दिया, और मैं अपने क्लासमेट लोग से अच्छा कर रहे थे। तो मेरे मन इतना टूट गया ना, बिल्कुल बहुत दुखी हो गया। तो मैं नहीं जाऊँगा। फिर माताजी ने बोला तुमने कुछ ज़रूर टीचर के साथ गड़बड़ किया होगा, जिससे टीचर नाराज़ हो गया, फेल कर दिया। तो कल सवेरे तुम जाओ, मैं एक स्कार्फ तैयारी करता हूँ और कुछ गिफ्ट उसको लेकर के टीचर से माफ़ी मांगो। तो मैंने बोला माताजी आप क्या बोल रहे हैं, मैं जाके उनसे माफ़ी मांगूं या वो मेरे से माफ़ी मांगे? अच्छा, ओके। हाँ, मैं अपना मेहनत किया है, मैं अपने क्लासमेट से भी आगे हूँ, और उसने फेल कर दिया, अभी मैं जाके उससे माफ़ी मांगूं? ये मेरे से नहीं हो सकता है। तो माताजी ने बोला तुम फेल हो गया, इस तरह से बात करता है, ऐसे ही बात करता है इसलिए फेल हो गया। तुम जाना है। तो मैं सोचा माताजी को क्यों इनवाइट करूँ, ठीक है बोल दिया मैंने। मारमान से मैं सोच लिया कि कभी नहीं जाऊंगा, कभी वो टीचर को ये गिफ्ट और ये स्कार्फ नहीं दूंगा। तो सवेरे माताजी ने वो स्कार्फ और एक बॉटल ऑफ बार्ली वाइन, तो वो उसको वाइन नहीं माना जाता हमारे गांव में। जहाँ भी आप कोई बड़े आदमी मिलने जाए तो एक स्कार्फ और शॉल और एक बार्ली वाइन एक बॉटल लेके जाना पड़ता। तो माताजी ने उसको बना के दिया, सम स्मॉल पैक लंच मेरे लिए। तो ठीक माताजी ने आशीर्वाद दिया, मैं गया। रास्ते में मेरा क्लासमेट से मिला और उनको बोला भाई अभी लेट अस गो टू द बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे में एक पिकनिक करने जाएंगे, मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। तो मैं अपने क्लासमेट को लेकर के नदी के किनारे में पिकनिक किया। वो जो भरली का वो था वो, और कुछ स्ट्रेंज पैक लंच होता है उसमें सब पेस्ट जैसा कुछ भरली का बना, उसको खा के वापस आ गया। तो माताजी ने बोला क्या हो गया, मैंने सब ठीक ठाक अच्छा हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने बोला अभी हम लोग को स्कूल हॉलीडेज है कुछ दिन के लिए, ऐसा करके मैंने अपने माँ को वो कर दिया। दैट वाज द एंड ऑफ माय एजुकेशन। वहीं मेरा एजुकेशन ख़त्म हो गया था। लेकिन अंदर अंदर से इतना थर्स्टी था, हंगरी था विद्या के लिए, जानना चाहते थे।
हमेशा क्यूरियस माइंड है। यस, क्यूरियस। उधर क्या है, ये पहाड़, मुझे पहाड़ नज़र आता है उधर लद्दाख में, पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, पहाड़ के ऊपर चढ़ के बाजू में क्या है वो देखना उधर क्या है। और कभी हवाई जहाज़ आता है तो वो तो और भी मुझे परेशान करते थे, ये हवाई जहाज़ कहाँ से आया और किधर जा रहा है, आई वांट टू नो कहाँ से आया जहाज़ और किधर जा रहा है। इस तरह से बहुत क्यूरियोसिटी होते थे। ऐसा करके मैं अपना पिताजी के साथ, पिताजी एक बिजनेस भी करते थे थोड़ा बहुत उस ज़माने का, उनको मदद किया। फिर एट द एज ऑफ 16 देन आई ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो लद्दाख में उस ज़माने में 60-70s में कोई नया चीज़ हो तो खाली इंडियन आर्मी था, राइट। उसके अलावा कोई नया चीज़ देखने का, लद्दाख दूसरा एक दुनिया था। कोई भी चीज़ नहीं एक्सेप्ट इंडियन आर्मी, हमें कोई चीज़, ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना कुछ भी नहीं है, बस प्योर विलेज पहाड़ देखना है। तो इंडियन आर्मी का जो यूनिफॉर्म सो अट्रैक्टिव, मुझे पता भी नहीं था आर्मी का क्या मतलब होता है, आर्मी क्या करना है, मगर हम सोचा कि वो यूनिफॉर्म हम पहनना है। तो एट द एज ऑफ 17 में गया वहाँ। उस वक़्त कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होता भी नहीं था। तो एक्चुअली आई शुड बी 18 ईयर ओल्ड। तो उन्होंने पूछा तुम 18 साल का नहीं लगता है। मैंने बोला 18 साल हो ना हो, मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग में कर सकता हूँ अपना काम। तो वो लोग हंसा और मुझे ले लिया। अच्छा। बाद में पता चला है कि many who were stronger and taller than me were rejected. I was the youngest in my platoon. Okay, सबसे छोटा था, लेकिन हर चीज़ में करीब नंबर 1 था मैं। मेमोरी इतना तेज था, मुझे खाली एक ही दफ़ा बोलने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। Great. तो टीचर हमेशा बोलता था, उसमें भी एक इंस्ट्रक्टर होता है टीचर, तुम इस तरह से तरक्की किया तो एक दिन तुम बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है। तो आई एंजॉयड सो मच द ट्रेनिंग इन आर्मी, यू नो। मुझे वो तो गेम स्पोर्ट जैसा था, गेम जैसा था, पर्पज से हम सोचा भी नहीं था। असली वार में तो गया नहीं, ऐसे बंदूक चलाना, ऐसे फाइटिंग के साथ। तो ऐसा करके गया। 4.5 years मैंने सर्व किया। जो अभी कारगिल वार था वहाँ में था। अच्छा। अभी चुशुल में जो चाइना में टेंशन बिल्ट अप हुआ लास्ट ईयर, उधर में सबसे पहले तो मैं उधर सर्व किया है। आफ्टर माई ट्रेनिंग आई वॉज वेल एक्वेंटेड वो सब एरिया का। ऊपर कारगिल वार में भी जहाँ वार हुआ ना, वहाँ भी था। तो फिर एट द एज ऑफ 21 हमारे गांव से एक लड़का गया हुआ था बेंगलोर महाबोधि सोसाइटी में, वो सामने बना हुआ था। वो मुझे देखने के लिए आया, मैं भी छुट्टी में थे। तो हम दोनों बैठ के बात किया। वो ही एज ए मंक फ्रॉम द मोनास्ट्री, आई एम एज ए सोल्जर फ्रॉम आर्मी। दोनों बैठ करके अपने लाइफस्टाइल को शेयर किया। Okay. तो आर्मी में भी मैं अपने आप को बहुत बड़ा रिलीजियस समझते थे। मैं कुछ पेपर बॉक्स कलेक्ट करके एक अल्टर बना करके बुद्धा का स्टैचू, दलाई लामा जी का फोटो रख करके सुबह और शाम को कुछ अगरबत्ती मिला तो चला के नमस्कार करते थे। और मैं अपने आप को बहुत रिलीजियस समझते थे। Okay. बहुत विज्ञान, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर ऑफ बुद्धिज्म समझते थे। और मेरे कलीग लोग मुझे मजाक भी करते थे, अरे तुम क्या कर रहा है, दिस इज नॉट ए मोनास्ट्री, दिस इज मिलिट्री कैंप एंड यू आर नॉट ए मंक, यू आर ए सोल्जर, क्या कर रहा है, हमें मजाक करते थे। तो जब हम दोनों बैठ के बात किया, वो मंक सामने रहा। बिहार में सुबह उठ के क्या करते, सुबह उठ के मंदिर जाते, पूजा करते, ध्यान करते, फिर मैत्री करते, कंपैशन, फिर दिन भर सेवा में लगा रहता है। हमारा गुरु एक एक्सेप्शनल था। तो उन्होंने हॉस्पिटल बनाए थे, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाया था। दिन भर भगवान बुद्धा का धर्म को स्टडी करना, फिर सेवा में लगना, शाम सुबह मेडिटेशन करना। वाह। तो मैं अपने लाइफ को कंपेयर किया उनसे साथ। अच्छा। मैं आर्मी में ऐसा चीज़ होता नहीं। हाँ। कंपैशन बोल के नहीं, उसका खिलाफ होता है, जस्ट शूट करना सिखाता हुआ। वही सिखाता है। आर्मी में हम लोग को डिफरेंट ये थे काफी अपोजिट। आर्मी में हमको क्या दूसरों को कैसे मारना, ये सिखाता था। यहाँ बुद्ध विहार में दूसरों को कैसे बचाना, कंपैशन। बिल्कुल अपोजिट जैसा मुझे लगा। तो आर्मी में बंदूक कैसे चलाना है, और बम गन्स कैसे चलाना है, और बम्स गन भी और बंदूक आपके हाथ में नहीं, दुश्मन आपके सामने आ गया, फिर क्या करें, आपके पास समय भी नहीं जाके बंदूक लेने के लिए, फिर क्या करना है। हमको ट्रेनिंग दिया जाता था, आपके मुंह
आपके फेस आंखें जितना हॉरिबल बना सके बनाओ, घोस्ट जैसा, राइट। और इतना आवाज खराब निकालो हाँ। कि वो दुश्मन डर जाए। हाँ। इस तरह से असल में जो फेस है वो घोस्ट भूत प्रेत का जैसे ही बनाना है और चिल्लाना है। फिर वो सिखाता है तो गाला इधर से मारो, इधर में किक करो, उधर करो। उफ, दैट वाज टेरिबल थिंग। बट हम लोग तो एंजॉय किया वो ट्रेनिंग में। फिर मैंने सोचा बाप रे, हम अपने आप को भगवान बुद्धा का फॉलोअर मानते हैं, कहाँ कर हम तो यहाँ सुबह उठ कर के कोई मेडिटेशन नहीं, कोई प्रेयर नहीं। सुबह आंखें खोलते ही मंदिरों में बुद्धा को याद करता है, पूजा मेडिटेशन होता है। यहाँ सुबह आंखें खोलते ही मेरा बंदूक कहाँ है, ठीक है, बंदूक को देखना पड़ा, बुद्धा नहीं। बंदूक ही मेरा बुद्धा जैसा हुआ आर्मी में। कभी कभी तो बॉर्डर एरिया में बंदूक के साथ सोना पड़ता है। कभी बॉर्डर में टेंशन हुआ ना, स्लीपिंग बैग में बंदूक लेके सोना। तो मैं सोचा बाप रे, अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, अपने आप को भगवान बुद्धा का चला बोलते हैं। देखो तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम तो बस कैसे गन चलाना है, बंदूक चलाना है, कैसे दूसरों को मारना है। और देखो यहाँ लाइफ ऑफ ए मंक, सुबह उठ के मृत्यु ध्यान होता है पूरा, खाली मनुष्य के लिए नहीं, खाली अपने फैमिली का नहीं, खाली अपने देश का नहीं है, खाली बुद्धिज़्म का नहीं, पूरा दुनिया में जितने भी मनुष्य प्राणी है उनके लिए प्रार्थना करना, कंपैशन करना, करुणा करना। और मैं कहाँ फंसा हुआ है। मैं उनसे पूछा, मैं अभी भी कोई देर तो नहीं हुआ, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू लीव दिस एंड ज्वाइन योर मोनास्ट्री, इज इट टू लेट? आई होप इट्स नॉट टू लेट। सब कोई लेट नहीं है। जो धम्मा का गेट हमेशा खुला रहता है, उसमें एच फैक्टर वगैरह कुछ नहीं रहता है। जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति है, तैयार है, उसके लिए खोला है। तो मुझे इतना खुशी हुआ, तुरंत हमने छोटा सा लेटर लिखा गुरुजी को, मेरे गुरु आचार्य बुद्धरखिता को, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एज सोल्जर एंड माई विश। वो बोला अगर तुम जेन्युइन एंड सीरियस, दो वर्ड उन्होंने यूज किया, तुम सीरियस और जेन्युइन है तो वेलकम। तो मैं जल्दी छोड़ के आया। बेंगलोर में जब आया, मेरा गुरुजी से मिला। वो कौन सा वक्त था, साल? ये 74 यानी 77 में। तो जब मैं बिहार में आया और अपने गुरु से मिले हैं, तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि जो मैं ढूंढ रहा था, जो रास्ता भूल करके भटक रहा था जंगल में, फिर से मिल गया। अपना इंडियन मूवी में मिनी इंडियन मूवी में ऐसा है कि बचपन में कुछ अपने बच्चे माता पिता से बिछड़ गया है, राइट, और कई साल लग गया, पता नहीं वो बेटा जिंदा है कि नहीं, माता पिता जिंदा है कि नहीं, पता नहीं। फिर आफ्टर 20-30 ईयर्स फिर कैसे मिल जाता है। जब वो मिलने से माँ बाप और बच्चों के मन में कितना खुशी होता है। मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ, फीलिंग हुआ अपने गुरु से मिल करके, बिहार में पहुंच करके। तो इससे मुझे ये जाहिर होता है, ये फीलिंग होता है कि मैं पिछले जन्म में भी मैं भिक्षु था और वही मैं ढूंढ रहा था बचपन से, लेकिन पता नहीं था। जब वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि जो द थ्रेड विच आई लेफ्ट इन माय प्रीवियस लाइफ वो मिल गया है। तो बहुत खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ। आपके लिए वो समय जो था वो टर्निंग पॉइंट था, और आप जब बेंगलोर गए, अपने गुरु से मिले, एंड देन आगे का वक्त फिर कैसे बीता? मीन्स आपने कितने समय तक ध्यान साधना की, कितने समय तक आपने प्रैक्टिस की, और किस तरह का वो डेली रूटीन था? किस तरह से आपके, जो आप एक सोल्जर लाइफ छोड़ के आप इस मंक्स की लाइफ में आए थे, तो क्या बदलाव थे? तो जब पहले मैं बेंगलोर आने से पहले तो मन में यही था कि मैं एक अच्छा गुरु मिले और उनके चरणों में बैठ कर के बुद्ध धर्म को ध्यान करे, प्रैक्टिस करे, और मैं अपने पूरा जीवन कोई या जंगल में या पहाड़ में एक योगी बन के जीना चाहते थे। पहले वही था। अच्छा। तो लद्दाख वापस जाके सब करने का नहीं था। ऐसा नहीं था। फिर जब मैं गुरुजी के साथ बैठ के करीब में 10 साल तक गुरुजी के साथ 10 साल तक आप बेंगलोर में रहे? कंटिन्यूसली। फिर गुरुजी से सीखा, भगवान बुद्ध का जो धम्मा हम सीखा, तो फुल ऑफ कंपैशन है। भगवान बुद्ध का टीचिंग्स फुल ऑफ कंपैशन फॉर अदर्स। फिर मैंने ये आइडिया भी बताया गुरुजी को, अपने बड़ा बनते गुरुजी को, कि मेरा आइडिया शुरुआत में बोल दिया था कि मैं कुछ जंगल में या पहाड़ में।
तो उन्होंने बोला ये जो योर आइडिया टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ ऐसे योगी इन ए माउंटेन्स ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट बैड, बट इट्स लिटिल सेल्फिश। तुम अभी जवान हो और तुम्हारे आदमी लोगों को ज़रूरत है कुछ करने का, सेवा करने का, अपने समाज को सेवा करने का, तुम करना चाहिए, अभी तुम जवान है। तो मुझे वो लगा, फिर मैंने सोचने लगा लद्दाख 70s में ना, 70 से पहले तो लद्दाख पूरा और एक दुनिया था, टोटली कट अप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन धीरे धीरे लद्दाख भी दुनिया के लिए ओपन हो रहा था। 70s 80s में लोग थोड़ा आना शुरू हो गया, तो हमारे लद्दाखी लोग भी कुछ चाहते थे, सभी लोग कि बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, सोशल एक्टिविटीज़, कुछ डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़, वो लोग सब सोचते थे, लेकिन उनको एजुकेशन भी नहीं, एक्सपोजर भी नहीं है ना, कैसे करना। मन में सोच रहा है कि कुछ करे, बट कैसे करने के लिए तो आपको एक्सपोजर चाहिए, आपको कुछ एजुकेशन चाहिए। वो नहीं होने के कारण सब क्रॉस रोड में था। तो मैंने सोचा यस, आई ओ समथिंग, मुझे अपने समाज को कुछ करना चाहिए। तब जाके करीब 10 साल बेंगलोर में ध्यान करके मैं लद्दाख वापस गया 1986 में, वहाँ एक छोटा सा शुरू किया है। अच्छा, मेडिटेशन। लेकिन बीच में हमने ये भी समझा है, जाना है कि आप कुछ वक्त गोयंका गुरुजी के साथ में भी थे। उनके साथ में जो आपने समय बिताया वो किस तरह का वक्त था वो? हाँ, बहुत कुछ। वो तो मैंने आपने बताया ना, जब मैं उधर पहुंचा तो इतना खुशी हुआ। वैसे हम ब्रह्मचारी बन के कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ता है। यूजुअली हमारा परंपरा होता है, कोई अगर भिक्षु बनना चाहे तो उसको विहार में हम लोग उपासक बोलेंगे या ब्रह्मचारी करके गृहस्थी के रूप में जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन, मांग्स मनास्ट्री का जो बेसिक रूल रेगुलेशन सीखना पड़ता है। खूब सेवा भी करना है और वो सब भी सीखना है, धम्मा भी सीखना है। तो मुझे पता नहीं था कि कितना साल मुझे ब्रह्मचारी के रूप में या उपासक गृहस्थी रूप में वहाँ रहना पड़ेंगे, जो सामने बनने से पहले। तो हो सकता है 1-2 साल 3 साल भी लग सकता है। लेकिन जो मिलिट्री में मुझे ट्रेनिंग मिला है, डिसिप्लिन, दिस इज समथिंग ग्रेट, आई ऑलवेज अप्रिशिएट। जो आर्मी में जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है वो कहीं भी नहीं है। उसके लिए तो मैं चाहता हूँ कि ऑल सिविलियन सब भी 2-3 साल के लिए आर्मी में जाना चाहिए डिसिप्लिन सीखने के लिए। और मिलिट्री का जो आर्मी का डिसिप्लिन और बुद्धिस्ट मनास्ट्री का डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट, सिमिलर है। राइट। ऐसे सुनने में आता है कि आर्मी लोग भी काफ़ी बुद्धिस्ट मनास्ट्री से लिया है डिसिप्लिन वगैरह, ऐसा सुनने में आता है। तो मेरे गुरुजी मुझे ऑब्जर्व कर रहा था क्या है, तो कुछ 1-2 महीने के बाद मुझे बोला, तुम इतना साल रहने का ज़रूरत नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा बाल काटो, मैं तेरे को सामने बना। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, इतना खुशी हुआ जा कर के आपने से बाल को काटा, इतना एक्साइटेड था, काट करके थोड़ा यहाँ काट भी हो गया, खून भी हो गया, एक्साइटेड, इतना खुशी हुआ। तो वो कैसे हुआ, जो डिसिप्लिन्स होता है ना आर्मी में, वो गुरुजी देख रहा था सब कैसे, ठीक है। तो इसी में जल्दी सामने बनने को अवकाश मिला, फिर गुरुजी का सेवा करने का मौका मिला, गुरुजी से सीखा। वहाँ बहुत एक्टिविटीज चलता था, तो आई वॉज बीइंग ट्रेन इन आर्मी। मुझे जवाबदारी भी ज़्यादा दिया गया था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ जो मेरे साथ था ज़्यादा से ज़्यादा यंग था सामने, तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया और स्टडी भी करना, मेडिटेशन सब सीखना, बहुत किया गुरुजी के साथ। देन बाद हमारा गुरुजी थोड़ा अमेरिका भी जाना पड़ा हेल्थ रीज़न के लिए, और भी जवाबदारी पड़ी है मेरे ऊपर। तो उसके बाद फिर करीब 10 साल के बाद मैं ले में जाके स्टार्ट किया, लेकिन पूरा बेंगलोर छोड़ा नहीं, बेंगलोर का भी जवाबदारी था। तो मैं अपने गुरुजी का वो था, चीफ डिसाइपल था, और उनका क्या बोलते हैं, उसका सक्सेसर जैसे भी था, उन्होंने सब बोल दिया था उन्होंने। मेरा गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट था, उनके साथ ज़्यादा रह ही नहीं सकता। आई थिंक आई वाज द ओनली वन लकी हु स्पेंड मैक्सिमम टाइम। गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट था, एंड टू माय सरप्राइज ही वाज आल्सो इन आर्मी बिफोर बिकमिंग मंक, यू नो। दैट टाइम ब्रिटिश आर्मी का था,
ही वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ही बहुत बहुत ही सुंदर रूप से रहा। हॉस्पिटल विजिट करते थे और वो सोशल एक्टिविटीज़ भी करते थे, पब्लिकेशन का होते थे, फिर एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह। मैं लद्दाख से भी बहुत बच्चे बेंगलोर में ले गया पढ़ाने के लिए। जी। फिर एक गोयनका गुरुजी के साथ में कैसा आपका ये आया? उनके साथ भी आपने कुछ वक़्त बिताया था? हाँ, जी, जी। गोयनका तो आप सब जानते हैं, विपस्सना के बहुत विपश्यनाचार्य, प्रसिद्ध विपस्सना मेडिटेशन टीचर रहा है। तो वहाँ बेंगलोर में भी विपस्सना मेडिटेशन तो हार्ट ऑफ बुद्धिज़्म है, राइट। सब विहार में सिखाया जाता है। लेकिन जो गोयनका जी का जो 10 दिन सिस्टमेटिक इतना एक सुंदर 10 डेज़ का कोर्स रखा ना फिक्स, राइट। तो ऐसा कोर्स बहुत सुंदर से किया है गोयनका जी ने। तो ऐसा कोर्स दूसरे जगहों में होता नहीं। मेडिटेशन विपस्सना होता है नो डाउट, लेकिन उनका जो सिस्टम अच्छा था, उनका जो सीखने का तरीका वेरी इंस्पायरिंग था। और वो उन्होंने अपना एक टेक्निक आनापानासती या विपस्सना जो स्वीपिंग ऑब्जर्विंग द बॉडी माइंड से समथिंग यूनिक था। तो मैं भी उनके साथ भी काफ़ी मेडिटेशन किया, 10 दिन का किया, 20 दिन किया गोयनका जी के साथ। फिर 9 दिन का सतिपट्ठना कोर्स होता है वो भी किया। एक 10 दिन का टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है वो भी किया। और मैं गोयनका जी का ट्रेडिशन में आचार्य भी रहा। वो लोग भिक्षु लोगों को असिस्टेंट टीचर नहीं बोलेंगे, आचार्य बोलते हैं। तो उनके तो पहला बार लद्दाख में विपस्सना मेडिटेशन हमने इंट्रोड्यूस किया। लद्दाख में सबसे पहले विपस्सना और योगा भी इंट्रोड्यूस करने वाला हम ही था। हाँ, 20-25-30 साल से पहले योगा मेडिटेशन। तो पहले तो योग में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अभी तो सब योगा भी मेडिटेशन भी इंटरेस्ट नहीं थे। हमारे ट्रेडिशनल बुद्धिज्म में एक दूसरे अलग प्रकार का होते हैं। तो गोयनका के साथ मेरा अच्छा संबंध था, काफ़ी डिस्कशन हुआ। और मेरे गुरुजी और गोयनका के साथ भी, उनके साथ भी कुछ ऐसे गोयनका जी कंसल्ट करते थे। मेरा गुरुजी पाली का बहुत बड़ा स्कॉलर था, संस्कृत का स्कॉलर था, और उन्होंने बहुत किताबें लिखे। तो कभी कभी गोयनका जी भी उनको कंसल्ट करते थे कुछ किताब लिखने में। फिर आप वापस जब लद्दाख में आए और आपके मन में क्या आया कि किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? और जैसा कि सब लोग जानते हैं आपके बारे में कि आपने लद्दाख में लगभग 250 एकड़ की बैरल लैंड्स को एक जिसे कहते हैं कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत बना दिया, बहुत ही ज़्यादा उसमें रंग बिखेरे हैं। जहाँ लोग मानते हैं कि लद्दाख में किसी तरह का प्लांटेशन नहीं हो सकता, किस तरह के पेड़ पौधे नहीं आ सकते, वहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा हरियाली और खूबसूरत एक बगीचा बना दिया है ना। और ये एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी भी है, इसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ जी। पहले तो बेंगलोर में मैं जो आई वॉज ट्रेन इन ए ट्रेडिशनल वे, पूजा करना, मेडिटेशन करना, और लोगों को कुछ टीचिंग्स वगैरह करना, मेडिटेशन वगैरह, उसी लाइन में मुझे ट्रेनिंग किया है। और जब मैं लद्दाख में वापस गया तो पहले मैंने एक मेडिटेशन सेंटर का रूप से खोला। मैं अपने कुछ मित्र थे, उनसे बोला कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तो एक ग्रुप बनाया। तो ग्रुप बना करके उसका नाम हम सोचा कि वो लोग पूछे क्या नाम देंगे। मैंने बोला मेडिटेशन सेंटर। तो वो लोग उनको एग्री नहीं किया। अरे मेडिटेशन हम लोगों के लिए नहीं है, वो योगी लोगों के लिए है। वो तिब्बतन ट्रेडिशन में तो और भी एक आइडिया होता है 3 years 3 months 3 days का। अच्छा। तो वो हम लोग मेडिटेशन कैसे कर सके? हमने बोला नहीं, मेडिटेशन इज़ द हार्ट ऑफ बुद्धिज़्म। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जो गृहस्थी लोग है, स्टूडेंट्स है, सभी लोग बुद्धिस्ट नॉन बुद्धिस्ट सब में जो मेडिटेशन सीख करके अपने जीवन बदल रहा है, लद्दाख में बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा मुश्किल के साथ मैं उनको कन्विंस कर पाया। फाइनली हमने वो किया, ये मेडिटेशन सेंटर का नाम से एक ग्रुप बनाया। तो मैं आनापानासती मेडिटेशन सिखाना शुरू किया। तो वो भी चैलेंजिंग था। वहाँ का जो सिस्टम अलग सा होते थे। वहाँ पाठ पूजा ज़्यादा होता है, राइट रिचुअल होता है। सिंपल बैठ करके आनापानासती वगैरह ठीक से नहीं होता था। वो चैलेंजिंग था मुझे उनको करना, बहुत चैलेंजिंग।
फिर धीरे धीरे मैंने ये भी जाना कि यस, मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, या हाई फिलोसॉफिकल डिस्कशन थिंकिंग हुआ, राइट, वो ये सब जो है सबके लिए प्रायोरिटी नहीं है। नहीं, हाँ, सबके लिए obviously, ये है जिसके पास रोटी कपड़ा मकान हो, जो विद्या हो, एजुकेटेड लोग है, कोई right. डॉक्टर्स हुआ, इंजीनियर्स हुआ, बिजनेस हुआ, सब कुछ है, अब उनको ये ज़रूरत है। अब जो दूर दूर इलाका गांव में रहने वाले बच्चों के लिए, गरीब घर के बच्चों के लिए, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर में, उनके लिए ये आनापाना सती मेडिटेशन या विपස්සना या हाई फिलोसॉफी, अनिच्चा, अनात्ता, दुखा, निर्वाणा वाज नॉट प्रायोरिटी। नॉट प्रायोरिटी। अब उनके लिए प्रायोरिटी था कि कैसे वो लोग स्कूल जा सके, कुछ सीख सके और आगे जाकर के अपने पाँव पर कैसे खड़ा हो सके, दैट वाज प्रायोरिटी। बच्चों, गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल प्रायोरिटी था, गरीब बच्चों के लिए स्कूल प्रायोरिटी था, गरीब बच्चों के लिए कुछ स्पॉन्सर सपोर्ट करने वाला प्रायोरिटी था, उनके पास कुछ नहीं था। फिर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ, इसी माफिक बूढ़ा बूढ़ी लोगों के लिए जो घर नहीं है, होमलेस एल्डरली पीपल, डिस्ट्रीब्यूट है, उनके लिए प्रायोरिटी है एक घर, 4 दीवार के घर हो जिसमें जो ठंड से अपने को बचा सके, और तो बेसिक खाना बना हो, वो प्रायोरिटी था। और बीमारी लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी था डॉक्टर्स, दवाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल, नॉट द हाई फिलोसॉफी ऑफ बुद्धा, योगा, मेडिटेशन, वो नहीं थे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, भूखों के लिए सबसे बड़ा धर्म खाना, प्यासों के लिए सबसे बड़ा धर्म पानी, रोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा बुद्धा डॉक्टर, दवाई और हॉस्पिटल, है ना जी। तो और गरीब बच्चों के लिए सबसे बड़ा धर्म एक हॉस्टल हो, स्कूल हो, वहाँ जाके विद्या पा सके, आगे जाकर के अपने पाँव में खड़ा हो सकते। ये मुझे रियलाइज़ हो गया। तब जाकर के हमने एक बड़ा जगह को देखना शुरू किया। भाई आगे जाके जो मेरा सोच विचार सफल हो ना हो पता नहीं, लेकिन सपना तो देखना शुरू करें। सपना, बिना सपना देखे कुछ होता नहीं है। बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट का शुरुआत है सपना। सपना ही नहीं देखा, आइडिया ही कंसीव नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो मैं सपना देखा, मुझे पता भी था आगे जाके पता नहीं होगा, नहीं होगा, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं। जो अभी मैं कर सकता हूँ वो सपना हम देख सकते हैं। सपना देखो, जगह ढूंढो, आगे जाके यहाँ बना सके नहीं बना सो वो मेरा काम नहीं। हम अपने पूरा कोशिश करना, बाकी छोड़ डालो बुद्धा के ऊपर। तो ऐसा करके जगह ढूंढा। उस दिनों में तो जगह तो हमने खाली 250 एकड़ लिया। हम चाहे तो 500 एकड़, 1000, 2000 एकड़ भी ले सकते थे। अच्छा। उस जमाने में, उस वक्त ज़्यादा महंगा नहीं थी। 80s में कोयले में डेवलपमेंट नहीं था, तो हमने सोचा 250 एकड़ भी टू मच है, क्या कर सकेंगे वहाँ। वो जगह लिया है। तो फिर फर्स्ट हमने बनाया वहाँ मेडिटेशन सेंटर और स्कूल हॉस्टल बनाया। और दूर दूर इलाके से मैं स्कूल भी, मैंने हॉस्टल भी प्रायोरिटी दिया गर्ल्स लोगों को। कल हम लोग का प्रोग्राम था वुमेन एम्पावरमेंट से ऑर्गेनाइज, तो मुझे अच्छा लगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में बच्ची और बच्चा का भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ का डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज़ टोटली अनफेयर, अनजस्ट, अनएक्सेप्टेबल। कैसे हो सकता है ऐसा? तो जानवर लोग में भी नहीं कि कैसे हो सकता है। देखिए ना, गर्ल्स बॉय दोनों बच्चा है। वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचा कि गर्ल्स के लिए मैं एक हॉस्टल बनाऊं, गर्ल्स के लिए स्कूल बनाऊं। तो कुछ 25 गर्ल्स के लिए मैं शुरू किया, रिमोट विलेज से लाया जो घर। और ये बच्चे लोगों को इतना अच्छा हॉस्टल बनाया, स्कूल बनाया। अभी वो लोग ने सब, ये गर्ल्स लोग ने अपना गाँव में हिस्ट्री क्रिएट किया, राइट, बाय बीइंग फर्स्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। अभी कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन, कोई चिकागो में जाके घर खरीद करके बैठा है चिकागो में जी, कोई प्रिंसिपल है, कोई बिजनेस में है। सभी लोग ने करीब करीब हिस्ट्री बनाई गर्ल्स लोग ने। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, गर्ल हॉस्टल बना। तो बाद में फिर बॉयज़ लोगों ने कंप्लेन किया, बोला नाउ वी आर डिस्क्रिमिनेटेड, बॉयज़ आर डिस्क्रिमिनेटेड, सब फोकस गर्ल के ऊपर जा रहा है, हम लोग को डिस्क्रिमिनेट। इसलिए हमें बॉयज़ हॉस्टल भी स्टार्ट करना पड़ा। तो मैं बॉयज़ हॉस्टल भी किया, लेकिन बॉयज़ हो गर्ल्स हो, हमारा प्रायोरिटी जो
गरीब घर के बच्चे Right. लोग और दूर दूर इलाके से दूर दराज के। जहाँ पर उनको स्कूल जाने का चांस नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, जिस घर में कोई बच्चे स्कूल नहीं गया, जिस घर में कोई कमाई नहीं करते, ऐसे घर से बच्चे लोग सेलेक्ट किया. नाउ वी आर सपोर्टिंग मोर देन 1000 स्टूडेंट्स. एक्चुअली वी हैव फ्यू ब्रांचेस स्कूल गाँव में भी है. तो ये एजुकेशन हमारा वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी रहा. राइट. फिर उसने हमने हॉस्पिटल कुछ मेडिकल कैंप लगाना शुरू किया गाँव में. तो गाँव में पता चला कि यस बहुत से पेशेंट तो उधर ही कुछ दवाई दे के ठीक हो सकता है. फिर ऐसे पेशेंट भी मिला वो गाँव में उनको ये इलाज नहीं कर सकता है. दे नीड टू बी एडमिटेड इन प्रॉपर हॉस्पिटल. तो एक हॉस्पिटल बनाना सपना देखा और बहुत अच्छा एक 50 बेडेड हॉस्पिटल भी बना हुआ है. हाँ. फिर वहाँ ओल्ड एज होम, खासकर ओल्ड एज होम लद्दाख बना में एक चाना बोरोर के में होता है नोमेडिक है ना, जिसको परमानेंट घर नहीं होता. यहाँ पर भी होते हैं ना, उसको क्या नाम बोलता है जो चलने वाले चलते रहते हैं इंडिया में भी. हाँ, तो उसी में भी तो उनका सबसे बड़ा समस्या बूढ़ा बूढ़ी लोगों के लिए बहुत तकलीफ. ठंडा आप इमेजिन कीजिए जहाँ टेम्परेचर विंटर में टेम्परेचर -30-40 तक जाएंगे. राइट. 10 में रहते हैं. हाँ. तो आप इमेजिन करो. तो बूढ़ा बूढ़ी लोगों के लिए तो बिल्कुल इतना तकलीफ होता है. तो उनके लिए मैंने फर्स्ट लद्दाख में पहला ओल्ड एज होम बनाया. नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, नॉट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंफर्टेबल ओल्ड एज होम है. तो वहाँ जितने भी बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं जो देखभाल करने वाला नहीं है, तकलीफ में है, वो लोग सब आके इतना खुशी से कंफर्टेबल से रहते हैं. वहाँ डॉक्टर्स है, नर्स है, हॉस्पिस भी हमने बनाया उसके सामने. फिर उसके अलावा हमने फर्स्ट हॉस्टल एंड स्कूल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए बनाया लद्दाख में. तो जिसको आंखें हैं उनको भी स्कूल जाने का, विद्या पाने का मौका नहीं मिलता है. तो जिसको आंखें नहीं है उसको स्कूल कैसे जाएंगे. जब मैंने पहले ये जो आइडिया लिया तो सब लोग हंसने लगा. अरे जिसको आंखें वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहा है, नहीं सीख सक रहा है, तो आंधा कैसे स्कूल जाएंगे, आंधा कैसे सीखेंगे. वो भी ठीक बात उन्होंने देखा नहीं. वैसे ही मुझे भी था, लेकिन मैं कुछ विदेशी में गया है, देखा ब्लाइंड लोग स्कूल जा सकते हैं. उनका हमारे लोगों को जिसको मालूम नहीं है ना, वो सोचते एजुकेशन बोला तो आंखें से किताब देखना है, किताब पढ़ना है, और ये जो हाथ से क्या ब्रेल बोलते हैं ना वो सब ब्रेल लिपि. हाँ वो सब उनको नहीं होता. तो फर्स्ट स्कूल हॉस्टल बनाया. उसमें भी लद्दाख में जितने भी ब्लाइंड चिल्ड्रन है सब लेकर के हम 10 तक उधर ही पढ़ाया. फिर चंडीगढ़ में ले गया. अभी कुछ बच्चे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो मास्टर भी किया है. और उन्होंने कई एक ऐतिहासिक अचीवमेंट किया है. एक गर्ल से टोटली ब्लाइंड, वो मनाली से खारदोंगला तक साइकिल में गया. ओह. और इसी समर में सियाचिन मिलिट्री ने ऑर्गेनाइज किया था जो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सियाचिन ग्लेशियर में जाने का. तो वो लोग ने ऑल टुगेदर ने 8 लोगों को सिलेक्ट किया था. 8 उसमें बहुत से आर्मी का डिसेबल भी रहता है. 8 में से 2 हमारे थे. Oh, 2 हमारे स्टूडेंट और एक गर्ल्स था उसमें ब्लाइंड. वो जा कर के और हिस्ट्री बनाया और रॉक क्लाइंब भी करते. अभी उसका सपना है कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का. वाओ. इस तरह से ये भी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट हुआ. फिर उसकी नानेरी मनास्ट्री लद्दाख में विहार का कंटिन्यू. लद्दाख इज़ द लैंड ऑफ मंक्स, मोनास्ट्रीज एंड माउंटेन्स. तो बहुत से मोनास्ट्री, लेकिन वहाँ मंक्स लोगों के लिए नन्स का तो और भी ख़राब है. अनफॉर्चुनेटली देयर हैज़ बीन वेरी अनफॉर्चुनेट डिस्क्रिमिनेशन. जो जितना मंक्स लोगों को इज़्ज़त है, सपोर्ट है, नन्स लोगों का नहीं. नन्स लोगों का कंडीशन बहुत ख़राब था लद्दाख में. हर बहुत से देश में एक्सेप्ट द चाइनीज एंड कोरियन ट्रेडिशन को छोड़ के भिक्षुनी ट्रेडिशन है ही नहीं है. हाँ. तो उनके लिए भी मैंने एक नानेरी बनाया, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन यंग नन्स जो नन्स बनना चाहते हैं. फिर मंक्स के लिए मोनास्ट्री बनाया. जो मंक्स जो ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म को तो पढ़ना है, मोनास्ट्रिक ट्रेनिंग लेना, उसके साथ साथ आजकल के ज़माने में हमारे मंक्स भिक्षु लोग को भी थोड़ा विद्या होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, जनरल नॉलेज. राइट. तो हम चाहते थे वो कम से कम हमारे मंक्स है
ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो पढ़ के, राइट तब जाकर के फिर समाज को वो गाइड कर पाएंगे, धम्मा देशना दे सकेंगे। नहीं तो आपको धम्मा जानने पर भी, हाँ धम्मा तो आपने सीखा होगा, आप प्रैक्टिशनर होगा, लेकिन जो समाज के लोगों का जो समस्या प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं हो तो आप हाई फिलोसफी बोलते रहेगा, यस है ना, कुछ हाई फिलोसफी बोलते रहेगा, उनको समझ में नहीं आता, वो नहीं होगा। धम्मा तो फार्मास्यूटिकल शॉप जैसा है, ओशन है, या तो सब नहीं दे सकता ना। नहीं जो लोगों को जरूरत है व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ धम्मा इज जरूरत, यस ऑडियंस को देख करके उसी एक्सपेक्ट को देना है। अभी कभी कभी हमारे गुरु लोग क्या करते हैं, जवान है तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वगैरह होता है या जवान डॉक्टर्स इंजीनियर होता है, न जाने उन्होंने 30 40 50 लाख खर्चा किया, कोई लोग ने तो उसको लोन लिया, लोन लेके कि अभी डॉक्टर्स बना, इंजीनियर बना है, नाउ दे आर लुकिंग फॉर ए वेरी गुड कैरियर। या तो यहाँ हम लोग को गुरु जाके बोलेंगे भाई संसार माया है, कुछ नहीं, त्याग करो, छोड़ डालो, वो फिर से वो आएगा नहीं, फिर से गुरु के पास नहीं आएगा, फिर से आश्रम में नहीं। उन्हें तो एक नौकरी ढूंढना चाहता है, पैसा कमा करके लोन वापस करना हाँ है ना, तब उनको हम लोग ऐसा त्याग करो ऐसा नहीं बोलना। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सबको तुम भिक्षु बनो, नन्स बनो, त्याग करो, फिर आएगा नहीं कोई, नहीं कोई नहीं आएगा। तो हमें उनको देना चाहिए भाई तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बिजनेस करना करो, लेकिन पंचशील को पालन करो, हाँ। मेहनत करो, चीटिंग मत करो, मेहनत करो, इस तरह से किया। और आप मेडिटेशन करो, पंचशील हो तो आप डॉक्टर होगा तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर हो तो सक्सेसफुल इंजीनियर बने, फिर सभी लोगों को इंस्पिरेशन होगा, इनकरेजमेंट होगा। तो इस तरह से ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, उस जो ट्रेनिंग लेता है यंग मंक्स नान को, सबको कम से कम आजकल का ज़माने में ऑल द मंक्स शुड बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, हो सके तो पीएचडी, जैसे रामाकृष्ण मिशन में है। हाँ रामाकृष्ण मिशन इंडिया में एक सक्सेसफुल मिशन है, स्वामी विवेकानंदा ने किया। और उनका एक स्वामी खुद ने मुझे बोला है, स्वामी विवेकानंदा खुद ने कहा कि आई एम इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट संघ। यस बुद्धिस्ट संघ से काफ़ी उन्होंने आइडिया लिया, आइडियाज लिए हैं। तो वहाँ पर अभी ग्रेजुएट से नीचे लेता ही नहीं, अच्छा मिनिमम आप ग्रेजुएशन लेना है या मास्टर होना है, पीएचडी तो ठीक, और बहुत सख्त ट्रेनिंग होता है। तो इस तरह से हमें क्वालिटी भी बढ़ाना होगा, संघा का क्वालिटी। या संघ का क्वालिटी हमें बढ़ाना होगा। आपने जो है, हमने ये पूरे डिस्कशन में हमने देखा कि आपने बुद्धिज्म को एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया है, ह्यूमैनिटिक अप्रोच देने की कोशिश की है। जैसा कि आपके शुरुआत के दिनों में आपके मन में था कि आप जंगल में जाएंगे और अपने आप को वहाँ मेडिटेट करेंगे, लेकिन जब आप वापस लौटे तो आपने जितने जितने काम इंसानियत के लिए हो सकते उतने सब करने की कोशिश की है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए आप कोशिश करते हैं, लोगों को समझाते भी है कि एक मीनिंगफुल और पॉजिटिव लाइफ कैसे जीनी चाहिए, इसके बारे में जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप तो भारत में भी जाते हैं, देश और दुनिया में भी जाते हैं, तो आप किस तरह के संदेश देते हैं लोगों को एक मीनिंगफुल और प्रॉस्परस लाइफ जीने के लिए? जी जी जी, मैं समझता हूँ कि मनुष्य का जन्म मिलने के बाद अगर हमको जो रिलीजन बोलो, धर्म बोलो, स्पिरिचुअलिटी बोलो, वो अगर हमको नहीं मिला तो मनुष्य का जन्म पक्षी से भी नीचे गिरा हुआ हो सकता है। इसलिए मनुष्य का जन्म मिलने के बाद धर्म तो बिल्कुल ज़रूरी है। इट इज़ द स्पिरिचुअलिटी, धर्म ही अपने जीवन में मीनिंग लेता है, पर्पस लेता है, ब्यूटी लेता है। इट इज़ द स्पिरिचुअलिटी brings beauty, fragrance, meaning of life. Without spirituality, human life is just waste or could be dangerous than animals. इसलिए रहना, आप धर्म की जब बात करें तो धर्म के नाम पर भी पता नहीं कितना क्या क्या होता है। धर्म के नाम पर अधर्म भी होता है ना। तो बहुत से ऐसी चीज़ होता है, और हमें ऐसा एक धर्म चाहिए जो ह्यूमनिस्टिक हो। ह्यूमनिस्टिक बोला तो जो सब मनुष्य लोग समझ सके। राइट। कभी कभी हम धर्म के बारे में बात करते, गॉड के बारे में बात करता है, स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, जो हम लोग अपना जो दुनिया है वो भूल जाता है। एक सपना जैसा है, कोई इमेजिनरी कुछ याद सोचने लगता है। ऐसा ना हो, धर्म ऐसा हो सभी मनुष्य लोग उसको
सुन सके, समझ सके, Right. अपने जीवन में अध्ययन कर सके। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर वो ऐसा एक धर्म हो तो सचमुच में हमारे जीवन यहीं पृथ्वी पर दिव्य जीवन, अपने जीवन को दिव्य जीवन बिता सकते हैं। राइट। हमें कोई अभी बहुत से लोग जब हम दिव्य जीवन के बारे में बात करें, स्वर्ग के बारे में बात करें, तो सब लोगों के अंदर क्या होता है, मरने के बाद स्वर्ग में जन्म होना, हाँ। फिर स्वर्ग में जन्म होकर फिर वहाँ दिव्य जीवन बिताएगा। मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। राइट। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर धर्म को भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष ज्ञानी लोग ने बताया, जो ज्ञान बताया, धर्म का मार्ग बताया, वो मार्ग को समझ करके चला तो हम इसी जीवन में दिव्य जीवन बिता सकता है और इसी पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है। राइट। जब हमारे मन में राग, द्वेष, मोह और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग व्यूज है, वो सब चला गया। हाँ। और अपने मन को मैत्री, करुणा, दया से, ज्ञान से भरा हुआ है। हाँ। अनित्य, दुख, अनात्ता हम समझ करके उसके साथ चलेंगे ना, तो हमारा जीवन फूल जैसा बनता है। यस। और यही जहाँ हम रहते हैं वही स्वर्ग बन जाता है। राइट। तो मुझे ये धीरे धीरे समझ में आया, इसलिए मैं जो हाई फिलोसॉफी का स्वर्ग, नरक और पिछले जन्म वो सब को छोड़ करके इसी में फोकस किया। इसी में जब इसी जन्म में फोकस किया तो पहले हमें रोटी कपड़ा मकान है ज़रूरत है। अब रोटी कपड़ा मकान है तो आप एक भूखा है उसको आप बोल के भाई मेडिटेशन करो, नहीं, मेडिटेशन, अरे भूखा कैसे मेडिटेशन करते हैं? अब पहले तो मेडिटेशन करने से पहले पेट भरना है। राइट। और हम आके बोलेंगे इतना गरीबी है और कोई गुरु आके बोलेंगे कि त्याग करो, सुन, अरे त्याग क्या करे? त्याग करने के लिए तो कुछ होना चाहिए, कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम वो हाई लेवल फिलोसॉफी से नीचे आया। फर्स्ट बच्चों को बेसिक एजुकेशन दो, फर्स्ट बच्चों को हॉस्टल बनाओ, स्कूल बनाओ, रोटी कपड़ा मकान दो, या बूढ़ा बूढ़ी लोग रहने घर दो, बीमारी लोगों के लिए दवाई दो, घर नहीं तो घर बनाओ। सब ये बेसिक एजुकेशन होने के बाद, रोटी कपड़ा मकान होने के बाद फिर हम तो हाई लेवल में सोचना है। इसलिए तो मैं ये सब प्रैक्टिकल लेवल में जो लोगों को ज़रूरत है उससे मैं शुरू किया। अभी हमारा कैंपस एक रोल मॉडल हो गया। वहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल स्कूल है, बूढ़ा बूढ़े लोगों के घर है, बीमारी लोगों के लिए हॉस्पिटल है, नन्स और मंक्स लोगों के लिए ननेरी मोनास्ट्रीज है, और जो इसके पास रोटी कपड़ा मकान है सब है, उनके लिए अच्छा मेडिटेशन योगा सेंटर भी है। विदेश की कोना कोना से लोग वहाँ आते हैं, भारत से भी आते हैं। उनको बोलते भाई तुम लोग मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो और बच्चों को सपोर्ट करो, ऐसा। राइट। तो ये प्रैक्टिकल हो गया। दैट इज माय अप्रोच। मैं सबको यही अपील करना चाहता हूँ, जो रिलीजन हमारा जो बिलीफ है, गॉड का बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन रिलीजन जो भी है, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ में हवा में है, इमेजिनरी है, वो नहीं, इट डजंट हेल्प अस। और धर्म के नाम पर पिछले जन्म में जाएंगे, अगले जन्म में जाएंगे, अभी का जो अवस्था है, प्रेजेंट मोमेंट, वो भूल जाते हैं। तो पहले तो हम क्या करना चाहिए, सुबह से आज सुबह आंखें खोला, शाम तक कैसे जीने का कला, उसका, हाँ, वो जीने का कला अगर हम सीख लिया तो कल के बारे में हमें सीखने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज टुमारो इज़ बोर्न आउट ऑफ टुडे। हाँ, टुमारो इज़ द कंटिन्यूशन टुडे। लेकिन अभी हमारा जीवन हैस बेस है, कंफ्यूज है, होश पोश है, बहुत चिंताएं है, कंफ्यूज है। हम मुँह से क्या बोल रहे हैं, आंखें से क्या देख रहा है, शरीर से क्या हो रहा है, कैसे जी रहा है, मेरा रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स, माय रिलेशनशिप विद कलीग्स क्या है, पता ही नहीं। और यू वांट टू नो अबाउट नेक्स्ट लाइफ, राइट? दैट्स नॉट गुड। पहले इसी के बारे में जानो, इसी को सेट आउट करो। आपने प्रेजेंट मोमेंट वातावरण में है ना, ये प्रेजेंट मोमेंट का जीवन को ठीक कीजिए ना, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। एक बात और भी थी कि जिस तरह से ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म और जो न्यूली कन्वर्ट हुए हैं बुद्धिज़्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण भारत में फिर से बुद्धिज़्म रिवाइव हुआ है, और हम देखते हैं कि ऐसे कई मंक्स जो ट्रेडिशनली अभी भी है, अरुणाचल हो, लद्दाख हो, या फिर सिक्किम हो, या और कई भारत के अलग अलग प्रांतों में,
तो मैं हमेशा देखता हूँ कि आप भारत के अलग-अलग प्रांतों में जाते हैं, चाहे गुजरात में हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, दिल्ली हो और आप दोनों के बीच में एक पुल बनने का काम करते हैं, दोनों के बीच में एक संवाद, समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, उनको भी आप समझते हैं और जो ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म है उसको भी आप समझते हैं और दोनों के बीच में एक संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके मन में किस तरह से आया कि इस तरह से दोनों जो परंपराएँ हैं उनको इकट्ठा लाना चाहिए? जी, जी, जी। आप सब जानते हैं कि बुद्धिज़्म बुद्धा धर्म एक अभी वन ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन है। लार्जेस्ट 3-4 बड़े-बड़े धर्म रिलीजन है, उनमें से एक है। और इन जो लोग बुद्धिज़्म में अभी पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, चाहे बुद्धिस्ट हो, नॉन बुद्धिस्ट, सभी लोग ले रहे हैं। ये जो भारत धर्म बुद्धिज़्म जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और जब भगवान बुद्ध आए, उन्होंने धर्मादेशना शुरू किया, तो घर घर में एक नया धर्म का रूप, जो मैं बोल रहा था, एक प्रैक्टिकल ग्रुप है ना, जो आइडिया से सब इमेजिनेशन को छोड़ करके एक प्रैक्टिकल रिलीजन जो सब लोग समझ सके, ऐसा एक सुंदर धर्म दिया था। इसको नॉन एज मिडिल पाथ, राइट। है ना, मिडिल का पाथ का मध्यम प्रतिपदा। वो भारत के घर घर में, कोना कोना में फैल गया था, घर घर में फैल गया था, जिसके कारण सब हमारे भारत की सोसाइटी में एक संबंध, क्या बोलता है, इक्वालिटी आए थे। नहीं तो अभी भी अनफॉर्चुनेटली कास्ट के नाम पर, जाति भेद के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर पूरा डिवाइड होके है, बंटा हुआ है। जब हमारा सोसाइटी इस तरह से डिवाइड हो तो कैसे हम प्रॉस्पेरिटी कर सकते हैं, तरक्की नहीं कर सकता है, शांति सुख नहीं आ सकता है। तो ये सब कास बास मिटा करके एक सुंदर देश बन गया था। तो सुनने में आता है, क्या बोलता है, सोने की चिड़िया कहते थे। गोल्डन पीरियड था। बुद्धा धर्म हमारे देश के कोने कोने में फैल गया था, लेकिन धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली इट डिक्लाइन एंड डिसअपियर। लेकिन फॉर्चुनेटली दूसरे देश में हमारे पड़ोसी लोग, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, उन्होंने बहुत श्रद्धा भक्ति से उनको ग्रहण करके बचा के रखा है। तो जब ये सुंदर बुद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया, फिर से हमारे देश में फुई हुई जातिवाद और डिवीजन, कास्ट सिस्टम आए हैं, और फिर से हम नीचे गिर गया, गरीबी हो गया, गरीब जैसा हो गया। तो फॉर्चुनेटली डॉक्टर बाबा साहेब, बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब ने बहुत अध्ययन किया। पूरा दुनिया में बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े रिलीजन जितने हैं, सब स्टडी करके उन्होंने बुद्धिज़्म को सोचा कि प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल, अगेन आई मस्ट यूज दिस वर्ड, प्रैक्टिकल ह्यूमनिस्टिक, क्योंकि बिल्कुल हवा में इमेजिनेशन आइडिया, इतना स्वर्ग है, इतना नरक है। अब भाई होने दो, इतना स्वर्ग नरक, हमसे क्या लेना देना, हमें तो इधर ये जीवन ठीक करना है, पहले इधर ही ठीक करना है। इधर में सत्य है, हम है यहाँ, हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वो हमें चाहिए। तो ये सुंदर धर्म उन्होंने समझा और अपने बुद्धिज़्म को उन्होंने दीक्षा लिया और अपने लोगों को बुद्ध धर्म जो मिडिल पाथ ग्रहण करो बोला। तब से फिर भारत में बुद्ध धर्म का अभी शुरू हो गया, फैलना शुरू हो गया। मुझे याद है, आज से 30-35 साल पहले मैं ट्रैवलिंग करता था, बाप रे, कोई एक भिक्षु देखने को नहीं मिलता था, एक विहार देखने को नहीं मिलता था, एक बुद्धिस्ट फ्लैग देखने को नहीं मिलता था, कोई बुद्धिस्ट किताब भी देखने को नहीं मिलता था। आज हमें इतना खुशी हो गया, मैं महाराष्ट्र वगैरह हर जगह जहाँ भी जाओ कुछ विहार है, और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होता है, और भांति लोग भी आए हैं, तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, द रिस्टोरेशन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। राइट। फिर से वो जो सोने का चिड़िया पीरियड, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया फिर से आएगा, अगर बुद्ध धर्म घर घर में फैल गया था। क्योंकि बुद्ध धर्म सबको एक समान में ट्रीट करता है, सब मिल करके, है ना। जब हम लोग सब मिल करके, सबको रेस्पेक्ट ना हो, सम्मान, वो रिस्पेक्ट ना हो ना, फिर देश कैसे बढ़ेगा। अगर हम लोग खुद बांटा हुआ है, डिवाइडेड है, तो देश नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। तो देश को बढ़ने के लिए चाहे
इकोनॉमिक हो चाहे स्पिरिचुअल हो, सब मिल के करने से वो होगा। तो बाबा साहेब ने जो इनिशिएट करके लाखों लाखों के हिसाब से लोग बुद्धिज़्म में आ रहे हैं भारत में, तो ये ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लोगों का कर्तव्य है, ड्यूटी है। आज मैं महाराष्ट्र में जाके या कहीं भी जा कर के थोड़ा उनको कुछ मॉरल इनकरेजमेंट, इंस्पिरेशन दे, तो मैं कोई उनको एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। राइट। इट्स माई बॉर्न ड्यूटी टू डू व्हाट आई कैन। वो लोग जो लाखों का हिसाब से बुद्धिज़्म में आ रहा है, तो इसलिए मैं बौद्ध देशों में जब जाते हूँ तो बौद्ध देश के लोगों को मैं बोलता हूँ, भाई आप लोग अपने आप को बुद्धिस्ट समझते हो, यू आर प्राउड टू हैव बुद्धिस्ट टीचिंग्स, बुद्धिज़्म, लेकिन ये आया कहाँ से? भारत से आया। भारत, इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द सेकेंड लार्जेस्ट, मे भी फास्ट बनेंगे कुछ साल के बाद। तो वो कहाँ से? भारत से आया। तो मैं फिर बाबा साहब के बारे में बोलता हूँ। बाबा साहब के बारे में ताइवान का टीवी में मैंने टॉक दिया, थाईलैंड में भी दिया बाबा साहब के नाम पर। फिर मैं बोलता हूँ, आप लोगों को पता है अगर बाबा साहब क्रिश्चियन बन जाता है तो क्रिश्चियन का कंट्री लोग अमेरिका, यूरोप से कितना सपोर्ट आया होगा, कैन नॉट इमेजिन। यस। अगर बाबा साहब मुस्लिम बन जाता है तो अरेबियन कंट्री से कितना सपोर्ट आया होगा, क्या नहीं इमेजिन। वो नहीं, लेकिन बाबा साहब ने मुस्लिम नहीं बना, क्रिश्चियन ने, बुद्धिस्ट बना। तो बुद्धिस्ट कंट्री में आप लोग ने क्या किया? आप लोग क्या किया? राइट। तो मैं उनको जगाता हूँ मैं, तो वो उनका ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते, लेकिन लैंग्वेज अलग का, कल्चर सोसाइटी नॉट सो वेल ऑर्गेनाइज लाइक क्रिश्चियंस और मुस्लिम, नॉट सो वेल ऑर्गेनाइज कनेक्टेड नहीं। लेकिन वो लोग सब सहायता करना चाहते हैं, इसलिए अभी हम लोग को अपना इंडिया में मिल के करना होगा उनके साथ। ये मेरा एक वन ऑफ माय इम्पोर्टेंट टास्क रहा है कि ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट और न्यू बुद्धिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम करना, मिलना है, मिल के करना है। हमारे जो भारत में न्यू बुद्धिस्ट आ रहा है, दे शुड विजिट ऑल बुद्धिस्ट कंट्रीज। जो बुद्धिस्ट कंट्री से लोग आता है, खाली बुद्धगया में जाके माथा टेक के नहीं जाना है, कि दे मस्ट विजिट द बुद्धिस्ट कम्युनिटी, सपोर्ट द बुद्धिस्ट कम्युनिटी। राइट। बुद्ध शासन नहीं आ सकता जब तक बुद्धिस्ट कम्युनिटी नहीं है। कम्युनिटी बनाना है, बुद्ध शासन को हमने बचा के रखना है, तो संघा बनाना है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी बनाना है। तो इसके लिए आप लोग सब सहायता करना बोल के मैं ऑल द बुद्धिस्ट कंट्री के लोगों को बोलता हूँ। तो लद्दाख में भी हमने, आप जानते हैं नागपुर से तो हमारा जिससे जब से हम लोग मिले हैं तब से इतना अच्छा क्लोज रिलेशनशिप है। तो नागपुर से भी, महाराष्ट्र भी लद्दाख में आते हैं, और जब भी हमें मौका मिलता है मैं भी नागपुर महाराष्ट्र में आते रहता हूँ। तो इससे एक अच्छा बनेंगे। हम चाहेंगे कि जो न्यू बुद्धिस्ट है ना, उनको न्यू बुद्धिस्ट का नाम से ना जाने, बुद्धिस्ट जस्ट बुद्धिस्ट, और अम्बेडकराइज बुद्धिस्ट भी ना बोले। और कभी कभी तो दलित बुद्धिस्ट बोलता है, वो बिल्कुल गलत है। बुद्धिस्ट जस्ट बुद्धिस्ट है ना, वो बुद्धिस्ट अम्बेडकराइज, बाबा साहेब तो बुद्धिस्ट तत्व जैसा है, उनको रेस्पेक्ट करना है। लेकिन क्या होगा, अम्बेडकराइज बुद्धिस्ट बोला, दलित बुद्धिस्ट बोला, तो फिर विद इन बुद्धिज्म में एक फिर अलग बात बनेगा। वो नहीं बनना है, बुद्धिस्ट बनना है। ये मेरा क्या बोलते हैं प्रयास, एफर्ट रहा है। जितना दिन मेरे अंदर जन है, लाइफ है, फिर हम वो करेंगे, साथ में मिल के करेंगे। लद्दाख में आप जानते हैं, आप अमन कामले जी के द्वारा, डॉक्टर हर्षदीप कामले द्वारा वहाँ बाबा साहेब का भी एक मूर्ति लगाया, स्टैचू लगाया। और हमारा सपना है वहाँ एक बाबा साहेब मेमोरियल, एक सुंदर पार्क बने, उनकी जीवन के बारे में एक म्यूज़ियम बने, लाइब्रेरी बने, ताकि जो दुनिया का कोना कोना से लोग वहाँ आते हैं, उनको भी बाबा साहेब कौन था, उनके जीवन और उनके मैसेज भी लेके जा सके। ये भी सपना में समझता हूँ धीरे धीरे हो जाएंगे। और ये हम लोग सब मिल के करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग जो है भारत के बुद्धिज़्म को रिवाइव करते समय
जैसा आपने कहा कि अलग अलग टर्म्स यूज़ नहीं करने हैं बुद्धिज़्म के, कॉमन बुद्धिस्ट हो, सभी लोग बुद्धिस्ट ही बने, इसी तरह से हमें काम करते रहना है। भंते जी, अब हम इस इंटरव्यू के एक आखिरी पड़ाव में हैं, आखिरी पायदान में हैं। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो अपने आप को कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, मन को कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, काफ़ी लोग काफ़ी उलझे हुए होते हैं, काफ़ी उनमें निराशा भी होती है और पंचशील का पालन भी नहीं समझ, पंचशील क्या है ये भी नहीं समझ पाते, तो काफ़ी उलझन में भी होते हैं। तो ये आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से एक अंतिम संदेश हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों ने किस तरह से अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, पंचशील हो या फिर एट फोल्ड पाथ हो या फिर 10 पारमिता हो, तो काफ़ी आगे की बात है, लेकिन इसको कैसे फॉलो करना चाहिए डे टू डे लाइफ में और अपने जीवन को कैसे उन्नत बनाना चाहिए? जी जी जी, बिल्कुल आपने ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा है। इस दुनिया में सभी लोग अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, सभी लोग सुरक्षा चाहते हैं, हेल्दी स्वास्थ्य चाहते हैं, और सभी लोग खुशी से रहना चाहता है। तो उसका सबका एक कंडीशन होता है। अगर एक बगीचा में आपने एक सुंदर फूल उगाना है तो उसका मिट्टी ठीक होना चाहिए, उसमें पानी डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए, कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। वो कंडीशन फुलफिल किया तो अच्छा फूल आएंगे, कंडीशन नहीं हो तो फूल नहीं आएंगे। इसी माफिक अगर हम अपने जीवन को एक सुंदर जीवन बनाना है और सुखी जीवन बनाना है, स्वस्थ जीवन बनाना है, तो पहले तो त्रिशरण पंचशील से शुरू होता है। भगवान बुद्धा का जो धर्म का फाउंडेशन है ना, जो शुरुआत फाउंडेशन त्रिशरण पंचशील से होता है। त्रिशरण तो खाली बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि खाली बोल के नहीं चलेंगे, बोलना तो ये रिसाइट करना है। उसका ये भी अर्थ होता है, जब हम त्रिशरण लेते हैं तो अर्थ होता है कि एक वाव लेने का, एक वाव, एक डिटरमिन संकल्प। वाव क्या है कि बुद्धा कौन है, धम्मा कौन है, संघा कौन है, मैं उसको जान के बिना नहीं बैठूंगा। बुद्धा धम्मा संघा को जानने के लिए जो भी मेहनत करना पड़े, जो भी काश उठाना पड़े, करूँगा, एक ऐसा वाव है। अगर जिस आदमी ने ये वाव लिया तो ज़रूर बुद्धा धम्मा संघा को स्टडी करेंगे। जिसने वाव लिया, ये संकल्प लिया, ज़रूर बुद्धा कौन है, धम्मा कौन है, संघा कौन है, उनको जान जाएंगे। जान जाएगा तो बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, सुख का मार्ग क्या है, दुख का मार्ग कौन सा है, अज्ञानी का मार्ग कौन सा है, ज्ञान का मार्ग कौन सा है, सब जान जाएंगे। है ना जी, अंधकार का रास्ता, प्रकाश का, सब जानेंगे। जब जान लिया तो ऑटोमेटिकली जानते हुए भी अंधकार का रास्ता तो कोई भी ग्रहण नहीं करेंगे, जानते हुए भी गिलास में जो पॉइजन है वो पिएगा नहीं, है ना, जानते हुए भी कोई गलत नहीं करेंगे। सब कुछ नहीं जान के होता है, तो जान लेता है। इसलिए जो जिस लोगों ने त्रिशरण को ठीक से लिया, उसका तो निर्वाण, जो हाईएस्ट क्या बोलता है, इनलाइटनमेंट बोलो, निर्वाण बोलो, वो बिल्कुल निश्चित है जिन्होंने ठीक से लिया। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खाली बुद्धं शरणं गच्छामि बोलेंगे, उसके ऊपर सोच विचार नहीं करते, उसका मतलब नहीं समझते। इसी माफिक पंचशील भी हम रिसाइट तो करता है। जब तक जो आदमी पंचशील पालन नहीं करेगा, वो अपने जीवन में सुख शांति का वो भूल जाना चाहिए। यू नो, यहाँ से हम जैसे पंचशील का पहला है किसी का हत्या नहीं करना। किसी को हत्या करो, किसी को नुकसान करो, तकलीफ दो, तो कैसे हमको शांति आएगा। सो पंचशील अगर हम लोग त्रिशरण को ठीक से जान के लिया, पंचशील को हम ठीक से लिया, तो हम समझ लो कि बुद्ध धर्म का करीब करीब 30-40% समझ गया है। आगे जाने में बहुत इजी होगा। और ऐसा भी नहीं कि लोग को पंचशील पालन नहीं करेंगे, टाइम लगता है। ये तो जो रेवोल्यूशनरी, जैसे अगर हम भारत में न्यू बुद्धिस्ट के बारे में बात करें, तो मुझे तो बहुत खुशी हुआ है। पिछले बीते हुए 30-40 साल में ना इतना चेंजेस आया। और जब मैं नागपुर में गया, वहाँ एक विहार में या तो उपासक लोग, उपासिका लोग सफ़ेद ड्रेस पहन करके इतना श्रद्धा भक्ति से आया। वाह, आई सम हाई, वेरी हाई क्वालिटी बुद्धिज़्म। ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म में नहीं होता ऐसा।
आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड। एंड ट्रेडिशनल और न्यू बुद्धिज्म में फ़र्क क्या है? आई वांट टू एडमायर न्यू बुद्धिज्म। जो न्यू लोग बुद्धिज्म में आता है ना, वो अंडरस्टैंडिंग से आता है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग से समझ करके, बुद्ध धर्म को समझ करके। ट्रेडिशनल में क्या है? समझने की कोशिश नहीं करता, जन्म से जो है जन्म से मैं बुद्धिस्ट हूँ बोलते हैं। हाँ। आप बुद्धिस्ट जन्म से तो कोई बुद्धिस्ट होता नहीं। जो थोड़ा सोच विचार करे, ढूंढे, कंपेयर करे, कौन सा धर्म अच्छा है, ये है, ये सोच करके क्या ना, दैट इज मोर वैल्यूएबल। यस, मोर वैल्यूएबल। तो भारत में अभी बहुत कुछ करने का बाकी है, लेकिन जो बाबा साहब ने शुरू किया है और जैसे चल रहा है, मुझे तो देख के बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होता है। ऑफकोर्स हमें बहुत कुछ करने का है। अभी मैं बोल रहा था ना जी, ये सेंचुरी बुद्धिस्ट सेंचुरी, बुद्धिस्ट इरा है। और कौन सा बुद्धिस्ट? इंडियन बुद्धिस्ट इरा है। हाँ। आप समझ लीजिए, जब अभी जो बिजनेस वर्ल्ड, दुनिया में जो बिजनेस करते हैं ना, दे आर focus is on India, China, right? Because India, China is upcoming, you know, यहाँ इतने आदमी लोग रहता है, बड़ा देश है और मार्केटिंग बहुत है, बिजनेस का स्कोप बहुत है, तो दे आर लुकिंग एट इंडिया एंड चाइना। और जो स्पिरिचुअल लोग करते हैं बुद्धिज्म का, वो पूरा इंडिया के ऊपर देख रहा है, राइट। क्योंकि इंडिया इज अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। और इंडिया में इतना हमारा पॉपुलेशन है और इंडिया में ज़रूरत है। अभी जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कंट्री में है, वहाँ तो जो डेवलप करना सब कुछ हो चुका है। उनको तो जितना विहार चाहिए उससे ज़्यादा भी है, जितना स्तूपा चाहिए उससे ज़्यादा है मांग से। आप इंडिया में तो पूरा बुद्धिस्ट कंट्री सब मदद करेंगे, फोकस करेंगे। फिर से इंडिया, क्या डॉक्टर बाबा साहब ने बोला ना, प्रबुद्ध देश, प्रबुद्ध भारत बनेंगे। फिर से इंडिया फिर दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे, जैसे अशोक के टाइम पर हुआ। जो रिस्टोरेशन ऑफ बुद्धिज्म ना, राइट, मैं सभी लोगों को बोलता है, जो बुद्धिस्ट हो या दूसरा जो नॉन बुद्धिस्ट है, उनको बोलता है रिस्टोरेशन ऑफ बुद्धिज्म इज रिस्टोरेशन ऑफ द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। राइट, ये सब के लिए अच्छा हो। हाँ। सब भारत ने अगर दुनिया को कुछ दिया तो क्या दिया जी? भगवान बुद्ध का संदेश। The greatest gift India has given to the world is the message of Buddha, the scientific, the rational, the humanistic, the practical, spiritual teachings. Buddha was the greatest scientist, spiritual scientist, ना? Yes. तो फिर से भारत में बुद्ध धर्म आने के बाद एक दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा, स्पिरिचुअली, मटीरियली, इन ऑल एस्पेक्ट। यस, तो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। भंते जी से आज हमने जाना कि बुद्धिज्म का प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, केवल पूजा पाठ या फिर मेडिटेशन नहीं, तो आपको लोगों के लिए काम करना है, उनकी भलाई के लिए काम करना है, इंसानियत के लिए काम करना है। और भंते जी ने ये भी कहा कि आने वाला जो समय है वो बुद्धिस्ट एरा होगा। विशेषतः भारत जो है ये फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, पवित्र भारत बन सकता है। और आपको अपनी उलझनों को सुलझाना है तो पंचशील के पाथ को फॉलो करना है, और सब कुछ यही है। आपको स्वर्ग नरक की कल्पना नहीं करना है, अपने जीवन को, आप जिस जीवन में हैं उस जीवन को उन्नत बनाने की कोशिश करनी है। तो डेफिनेटली जो है आने वाला वक्त जो है आपका होगा, आने वाला समय जो है आपका होगा, आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो भंते जी आज हमारे बीच में आए, आपने हमें बहुत सारा वक्त दिया, बहुत सारी बातें बताई जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए इंस्पायरिंग होगी। और भंते जी की स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है कि आज भी लाखों लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल है, उनका जो सेंटर है एक रोल मॉडल है। इसी तरह से जो है आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर कुछ अच्छा काम करें बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए। उसके जो मैसेज है बुद्धिज़्म का, लव एंड कंपैशन का, पीस का, उसे हम लोग लोगों तक पहुँचाएँ। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। भंते जी आप हमारे साथ में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।